नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वयं पाठशाला में। तो दोस्तों, हम लोग साइंस के मॉडल सेट प्रश्न को कर रहे थे और भाई पार्ट 1 में हम जो इसके 80 प्रश्न होते हैं ना, उसको में पार्ट 1 में हम लोग 40 प्रश्न कर लिए थे और आज के इस वीडियो में इसके बचे हुए प्रश्न को करेंगे। देखिए भाई, आइए हम लोग प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब प्रश्न है जो हमने पार्ट 1 में कर लिए थे सभी। अभी भाई ये सब VBI प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आने वाले प्रश्न, ये मॉडल सेट से बनाया गया हुआ प्रश्न। भाई आइए 40 के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रश्न कौन सा है। तो देखिए भाई, हम लोगों का 41 नंबर सबसे पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो में। तो भाई कह रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो भाई बेंजीन का अणुसूत्र होता है ना, वो C6 और H6 होता है, यानी ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये बात को ध्यान रखिए। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने अवंध बनते हैं। तो भाई हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच में मात्र एक अवंध बनते हैं, क्योंकि H2 होता है ना और H बॉन्ड H होता है, यानी कि एक अवंध बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ये प्रश्न कह रहा है 43 की चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भाई चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और इसका सूत्र होता है, यानी रासायनिक सूत्र होता है CaOH के होल 2। ये भी आपको याद करना होगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे कि चूना जल भी कहते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भाई चीनी का रासायनिक सूत्र है ना, वो C12 H22 और O11 होते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और ये बी वाला ऑप्शन है ना, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये C6H12O6, इसमें ग्लूकोज का सूत्र कहते हैं। और ये डी नंबर ऑप्शन है जो कि सिरका का सूत्र है, CH3COOH एक सिरका का सूत्र है। और हमें कमेंट करके आप बताइए कि ये ए नंबर जो ऑप्शन में है ना, वो किसका सूत्र है। तो भाई ये सब सूत्र आपको याद करना जरूरी है और भाई कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये नंबर किसका सूत्र है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो वही ये कार्बनिक यौगिक ये है C2H4। ये एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो इन सभी से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड बनाया था। तो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था ना, वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है। तो भाई देखिए, ये मैग्नीशियम है ना, वो एक क्षार धातु नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। लिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है। तो भाई हैलोजन समूह का सदस्य इसमें से ब्रोमीन है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब देखते हैं जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो भाई जिंक की परमाणु संख्या है ना, वो 29 होते हैं और इसका संकेत Zn होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए, जिसे जस्ता भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो भाई देखिए, विद्युत धनात्मक होते हैं धातु और विद्युत ऋणात्मक होते हैं अधातु। अधातु होते हैं ना, जो धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और ये धातु है जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके विद्युत धनात्मक होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि ये एक प्रश्न है जो कह रहा है राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी थी। तो भाई ये है रेनी नामक गांव में, यानी राजस्थान के रेनी नामक गांव में यह घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। तो भाई ये सोचने वाली बात है, बढ़ती मानव की जनसंख्या, यानी जनसंख्या के वृद्धि के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। प्रश्न कह रहा है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो भाई ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। इसमें से तीनों तरीका है ना, वो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो भाई सौर सेल का जो ऊपर पट्टी होता है ना, मतलब सौर सेल में जो उजला उजला पट्टी होता है, उसमें वो सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन का, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन मुक्त बायोगैस है। तो भाई CH4 जो कि मीथेन होता है, यह एक प्रकार का बायोगैस है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो भाई मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो भाई जठर ग्रंथियां है ना, वो की अमाशय में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिए, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इस बात को ध्यान रखिए। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि अगर आपसे पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आप यह कृत मानिएगा। अगर आपसे पूछे शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो आपका हो जाएगा थायराइड। थायराइड है ना, वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। तो भाई वसा का पाचन में सहायक है लाइपेज, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
पीत रस का रंग होता है, तो भाई पीत रस का जो रंग होता है ना वो पीला होता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। पौधों में श्वसन होता है, तो भाई इस बात को आप ध्यान रखिए कि पौधों में श्वसन पत्ती, तना और जड़ तीनों में होता है। ये इनमें से सभी हो जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल सूर्य की प्रकाश में करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही करते हैं, रात में नहीं करते हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो भाई इस प्रश्न को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, रात्रि में है ना वो हरे पेड़ पौधे CO2 गैस का निष्कासन करते हैं, और दिन में होता है ना वो ऑक्सीजन गैस का निष्कासन करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई रात में वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे सूर्य की प्रकाश नहीं मिलती है। इसी कारण रात में सिर्फ वह ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, बस श्वसन की क्रिया करता है रात में। वह दिन में CO2 गैस को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दिन में क्रिया होती है। इस बात को आप ध्यान रखिए। रात और दिन में पौधों में उल्टा कार्य होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। Q1 के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो भाई ATP का सबसे पहले बता दें कि फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। और देखिए Q1 के फलस्वरूप 4 ATP का निर्माण होता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो भाई डायस्टोलिक जो कि सामान्य होता है ना वो 80 होता है, 80 mmHg होता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो भाई इस बात को आप ध्यान रखिए कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया सिर्फ पत्ती में होता है, परंतु पौधों में श्वसन पत्ती, तना और जड़ सभी चीज में होते हैं। ये ऑप्शन नंबर वहां पे कुछ अलग होंगे, परंतु यहाँ पे कुछ और पूछेंगे पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है। तो भाई पौधों में बाष्पोत्सर्जन केवल पत्ती में होता है, और इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। इस बात को ध्यान रखिए। और इसमें मैग्नीशियम तत्व भी पाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिए। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और रात में वही CO2 गैस छोड़ते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिए। इसका कारण यह है कि रात में वह श्वसन की क्रिया करते हैं और दिन में वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। भाई ये सब इतने प्रश्न है ना जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अस्थि क्या है? तो भाई अस्थि एक उत्तक है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये एक प्रकार का उत्तक है। अब देखते हैं पादपों में अपशिष्ट संचित होते हैं। तो भाई पादपों में जो अपशिष्ट होते हैं ना, मतलब जैसे मल मूत्र होता है मनुष्य में, वैसे भी पादपों में जो अपशिष्ट होते हैं वो सभी में संचित होते हैं। छाल में, कोशिकाएं, रिक्ताओं में, पंक्तियों में, इन सभी। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। वृक्क का कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण, जिसे किडनी भी कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, तो भाई टैनिन, रेजिन, गोंद, ये सब है ना जो पौधे बाहर निकालते हैं, यानी ये उत्सर्जी पदार्थ है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र, यानी याद करने वाली जो शक्ति होता है ना उसका मुख्य केंद्र क्या होता है? तो भाई उसका मुख्य केंद्र होता है सेरिब्रम। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जिसका सेरिब्रम सबसे ज्यादा अधिक हो जाएगा उसकी स्मरण शक्ति सबसे ज्यादा अधिक होगी। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। तो भाई जड़ का जो अधोगामी वृद्धि है ना उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिए, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। तो भाई एस्ट्रोजन है ना वो अंडाशय द्वारा स्त्रावित होता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब देखते हैं स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? तो भाई स्वपरागन है ना वो एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों पौधों में होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। देखिए गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकसित होता है? तो भाई गर्भाशय के एंड्रोमेस्टियम जो भाग होता है ना उसमें भ्रूण का विकास होता है। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो भाई इसमें से ऑप्शन नंबर डी शुक्रवाहिका एक ऐसा भाग है जो केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो भाई अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑस्ट्रिया देश में ये एक मठ के पादरी थे। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो भाई इसमें जगत
जगत है ना वो वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पे अवस्थित है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है तो भाई जीवाणु और कवक, ये दोनों है ना एक सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है तो भाई मांसाहारी जीवों को ऑप्शन में आप देखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। तो भाई देखिए मांसाहारी जीव है ना उसे द्वितीय उपभोक्ता में रखा जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। ये तो 10% भाग होता है ना उसके कुल ऊर्जा का अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित होता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो भाई ये रहे साइंस के मॉडल सेट के आपके 80 प्रश्न। 80 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इनमें से 40 प्रश्न का आपका उत्तर देना होता है और ऐसे ऐसे सब्जेक्टिव में भी प्रश्न आते हैं जो कि दिखा देते हैं। अब भाई देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो पसंद है तो हमारे शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई अगले पार्ट में हम लोग सोशल साइंस की मॉडल सेट को लाएंगे। तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।